नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो अपना क्लास रहेगा किसका? राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे थे चौहान वंश को कंप्लीट कर लिया था हमने, और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के अंदर राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो आप टॉपिक लिखेंगे सभी मारवाड़, और मारवाड़ में कौन सा वंश? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश की अगर मैं बात करूं तो ये जो शब्द है राठौड़ शब्द, ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रकूट से लिया गया है। राष्ट्रकूट से लिया गया शब्द राठौड़। और अगर हम बात करें कि राठौड़ों की कुल देवी की अगर बात की जाए तो दोस्तों राठौड़ों की कुल देवी, और कुल देवी का नाम है क्या? नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता जो है राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है, एक तो आप ये नोट कर लेंगे, राठौड़ मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ों का शासन रहा, और राठौड़ शब्द जो है वो राष्ट्रकूट से लिया गया है। राठौड़ नाम राष्ट्रकूट से लिया गया है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं और राठौड़ों की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखेंगे इस तरफ, क्या लिखेंगे कि मुहणोत नैन्सी के अनुसार, या मुहणोत नैन्सी के अनुसार राठौड़ जो है वो है जयचंद गहड़वाल, जो कि कन्नौज में मैंने आपको प्रतिहार जब करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कन्नौज में जयचंद गहड़वाल, और जयचंद गहड़वाल का पौत्र यानी उसका पोता। ठीक है, जयचंद गहड़वाल का पौत्र, और उस पौत्र का नाम राव सिंहा। जयचंद गहड़वाल कन्नौज से, और उसके पौत्र राव सिंहा। देखिए सिलसिला क्या है, पूरी स्टोरी अगर आप थोड़ा सा आप देखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा आपको मैप के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना, ये एक हमने एक रफ चित्र बना लिया है, डायग्राम बना लिया है। तो अब मैं आपको बता दूँगा कि स्टोरी किस तरीके से आपको याद रखनी है। राव सिंहा जब राष्ट्रकूट की तरफ जा रहे थे, राजस्थान से होकर के गुजर रहे थे, तो यहाँ अपने पालिका ग्राम, कौन सा? पालिका, जो कि कहाँ है? पाली में। ठीक है, पालिका ग्राम पाली के अंदर यहाँ की बात है। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है धोला चितेरा। कौन सा नाम? स्थान का नाम है धोला चितेरा। ठीक है, धोला चितेरा। तो यहाँ जो पालिका ग्राम पाली में जो व्यापारी वर्ग के लोग थे ना, वह लोग क्या चाहते थे कि हमें कोई एक सिक्योरिटी मिले, यानी अगर कोई बाहरी शक्ति अगर कोई आक्रमण कर रही है या हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए हमें कोई संरक्षण मिल जाए, तो वह भी ऐसा चाहते थे। उसी दौरान क्या हुआ था कि मुस्लिम आक्रमण हुआ। क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण पालिका ग्राम पाली, और वहाँ मौजूद थे कौन? राव सिंहा। तब इस व्यापारी वर्ग को राव सिंहा ने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध करके और मतलब सहायता की और इनको बचाया यहाँ पर, और इनका संरक्षण एक तरीके से। तो सभी व्यापारी वर्ग ने ये सोचा कि क्यों ना इनको हम यहीं स्थान दें और यहीं पर ये रहने लगें। तो ये जो मुस्लिमों के साथ राव सिंहा का ये जो युद्ध हुआ था धोला चितेरा नामक स्थान पर, स्थान का नाम क्या है? धोला चितेरा। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्थान का नाम क्या है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था? धोला चितेरा। और अगर आपसे पूछा था युद्ध का नाम, तो उस युद्ध का नाम था, युद्ध का नाम आप लिखेंगे क्या? युद्ध का नाम था लाखा झंवर जो है युद्ध का नाम है। तो इसके बाद से जब इस युद्ध में राव सिंहा की विजय हुई, और उसके बाद से यहाँ पर राठौड़ों का शासन शुरू हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको एक बार के लिए अपना साइड में नोट करके रखेंगे, इसको याद रखना है। मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ों का शासन किस तरीके से कि जयचंद गहड़वाल के पुत्र राव सिंहा, ये भी किसके अकॉर्डिंग? मुहणोत नैन्सी के अकॉर्डिंग, या मुहणोत नैन्सी के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जयचंद गहड़वाल के पुत्र राव सिंहा पालिका ग्राम पाली में मुस्लिमों के साथ इन्होंने क्या किया? युद्ध किया, व्यापारी वर्ग के लोगों को बचाया, उनको संरक्षण दिया। तभी से यहाँ पर राठौड़ वंश की क्या हुई? नींव डली। और राव सिंहा जो है राठौड़ों के मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक जो है रहे, और इन्होंने
मुस्लिमों के साथ जहाँ युद्ध किया वो है, स्थान का नाम है धौला चितेरा और युद्ध का नाम है लाखा जवर का युद्ध। तो किन किन के मध्य लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, ये स्थान आपसे पूछा जा सकता है कि लाखा जवर नामक युद्ध कहाँ लड़ा गया, इसका स्थान क्या है। पालिका ग्राम पाली, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो धौला चितेरा नामक स्थान पर लड़ा गया। इसके बाद की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो आगे अब हमें क्या करना है, इनके शासकों के बारे में याद रखना है। ये थी हमारी बेसिक बातें। अब मैं यहाँ पर क्रमशः क्या लिख रहा हूँ, राठौड़ों के शासक, ठीक है ना। तो हर एक क्लास में हम इसको क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या, राव सिंहा, नंबर 1 सिंहा। यहाँ पर मैं टॉपिक डाल देता हूँ क्या, शासक। और शासकों में सबसे पहले नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसका है, राव सिंहा। नंबर 2 पर आप याद रखेंगे क्या, राव सिंहा के बाद आप बी से बिरमदेव याद रखेंगे। 2 नंबर पे बी आता है ना, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। बी से क्या याद रखेंगे, बिरमदेव, ठीक है। और बिरमदेव के बाद में आप याद रखेंगे क्या, सी से चूड़ा, चूड़ा याद रखेंगे। बी से बिरमदेव और बिरमदेव का पुत्र चूड़ा, ये वही बिरमदेव जिसे मैंने आपको प्रतिहारों में बताया था कि जिसको मंडोर जो है चूड़ा को क्या मिला था, दहेज में मिला था। बिरमदेव, बिरमदेव का पुत्र चूड़ा। और चूड़ा के बाद में हम यहाँ पर याद रखेंगे कान्हा। चूड़ा के 2 पुत्र थे, एक तो कान्हा था और एक था कौन, रणमल। कान्हा, रणमल, ठीक है। तो दोबारा से देख लीजिएगा क्या है अपने पास, सिंहा, बिरमदेव, चूड़ा, ठीक है, कान्हा, रणमल। और रणमल के बाद आपको पता है कि रणमल का पुत्र जोधा, रणमल, और रणमल के बाद जोधा। और उसके बाद में याद रखना चाहें आप जोधा के बाद सातल, सातल के बाद लिखें तो आप लिखिए यहाँ पर सातल के बाद सूजा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर सभी को, सातल, सूजा। सूजा के यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं फिर, सातल, सूजा। फिर यहाँ लिखेंगे हम गांगा, और गांगा के बाद यहाँ लिखेंगे हम मालदेव। इसके बाद के जो प्रतापी शासक है चंद्रसेन इत्यादि, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम इसको यहाँ तक कवर करते हैं, ठीक है। आप ये नहीं सोचें कि इतने मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए ये याद नहीं होंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए मूल पुरुष और स्थापना किसने की, वह की किसने, सिंहा ने, ठीक है। दूसरा तो ए के बाद क्या आता है, बी से याद रखेंगे आप क्या, बिरमदेव। सी से चूड़ा, ठीक है। फिर आगे की स्टोरी कैसे बन जाएगी कि चूड़ा के 2 पुत्र थे, कान्हा और रणमल, ठीक है। फिर आगे हम जब इसका जीके पढ़ेंगे तब आपको ये याद रहने लग जाएगा कि रणमल का पुत्र कौन, जोधा। जोधा के बाद सातल कैसे याद रखा जाएगा, सूजा कैसे याद रखा जाएगा, और गांगा, मालदेव, ये सब कैसे याद रखे जाएंगे। ये आपको 3 याद कन्फर्म हो गए ना, सिंहा, बिरमदेव और सी से चूड़ा। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सिंहा के बारे में मैंने आपको बता दिया, मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक रहे हैं ये। और उसके बाद में बात करूँ कि बिरमदेव की, तो बिरमदेव के लिए आपको सिर्फ इतनी ही स्टोरी याद रखनी है कि बिरमदेव चूड़ा के पिता, ठीक है। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, चूड़ा से शुरू होती है। चूड़ा के 2 पुत्र जिनको मैंने आगे क्रम से लिख रखा है, कौन कौन से, कान्हा और रणमल। तो मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, एक तो कान्हा और दूसरा पुत्र कौन था, रणमल, ठीक है। हुआ क्या था कि चूड़ा ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया वो किसको कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित किया कान्हा को। और इसी बात से नाराज हो गया कौन, रणमल। और रणमल ने क्या किया, रणमल अपनी बहन हंसाबाई, रणमल और रणमल की बहन, और उस बहन का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या है, हंसाबाई। ये दोनों नाराज होकर के, या रणमल नाराज होकर के अपनी बहन को साथ लेकर के कहाँ चला जाता है, रणमल और हंसाबाई ये दोनों मिलकर के चले आते हैं कहाँ पर, यहाँ मेवाड़ में। यहाँ पर कहाँ जाते हैं, मेवाड़ में। मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार थोड़ा सा मैप छोटा सा दोबारा बना रहा हूँ। तो कौन कौन, एक तो रणमल किस बात से नाराज था कि उत्तराधिकारी जो है बना दिया किसको, उत्तराधिकारी बना दिया कान्हा को। कान्हा को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर रणमल नाराज होकर के अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के किधर रवाना हो जाता है, मेवाड़ की तरफ रवाना हो जाता है। और मेवाड़ में उस समय शासन था किसका, उस समय शासक कौन थे, उस समय थे लाखा, ठीक है। तो जब रणमल दरबार में उपस्थित होते हैं तो उनके हाथ में एक नारियल, जो हंसाबाई का ये अपना रिश्ता लेकर के, अपने यूँ कह सकते हैं विवाह के लिए गए थे लाखा के पास। और लाखा के पुत्र का नाम भी था, बड़े पुत्र का नाम था चूड़ा, ठीक है। तो लाखा उस समय गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम, अब वो बुजुर्ग अवस्था में थे, तो उन्होंने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने ये सोचा कि रणमल अभी भी कोई रिश्ता लेकर के, या कोई अपने लिए अब इस उम्र में कौन आया है, इस तरीके का कोई कमेंट पास किया।
तो रणमल ने एक शर्त रखी कि हाँ ऐसा भी संभव है, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ कर दूं, लेकिन एक शर्त होगी इसकी भी। क्या शर्त होगी कि लाखा और हंसाबाई से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। अगर इस तरीके की आप शर्त को मंजूर करते हैं तो फिर मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ करने के लिए राजी हूँ। इस बात पर सहमति होने के बाद तो लाखा का जो पुत्र था चूड़ा, इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ जो चूड़ा है ये अलग है, ध्यान रखिए, लाखा का पुत्र है, मेवाड़ के अंदर है। चूड़ा ने देखा कि ठीक है पिताजी अब अगर इस उम्र में आकर के दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो चूड़ा ने उम्र भर उत्तराधिकारी न होने का भी फैसला ले लिया। तो चूड़ा को इतिहास में मेवाड़ का भीष्म पितामह है, मेवाड़ का चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के प्रति अपनी समस्त सुखों का क्या कर दिया, यानी वो गद्दी पर बैठ जाते, शासक बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा न सोचते हुए उन्होंने कहा ठीक है मुझे भी मंजूर है कि जो भी पिताजी कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह अगर आपसे पूछा जाता है कोई और नहीं है, राणा लाखा के पुत्र हैं कौन, चूड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की लाखा और प्लस हंसाबाई का इस शर्त पर शादी हो जाती है, हंसाबाई और लाखा और हंसाबाई से एक संतान जिसका नाम है क्या, मोकल। लाखा और हंसाबाई से पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है क्या, मोकल। अब मोकल को उत्तराधिकारी घोषित पहले से ही किया जा चुका था उस शर्त के अनुसार। तो मोकल जब गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत कम उम्र थी, तो मोकल को संरक्षण प्रदान किया गया और मोकल का जो संरक्षक रहा वो कौन था, रणमल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रणमल जो है मोकल का क्या रहा, संरक्षक। संरक्षक आपसे पूछा जा सकता है कि जब मोकल गद्दी पर बैठे तो उनका संरक्षक कौन था, तो था रणमल। अब देखिए ये मेवाड़ से आए, मारवाड़ से आए थे, तो मेवाड़ पर इनका वर्चस्व हो गया क्योंकि इनसे जो संतान हुई, यानी ये इसके मामा हुए ना, मोकल के मामा हुए रणमल। अब ये मामा भांजा मिलकर के मेवाड़ का शासन चलाने शुरू कर दिया इन्होंने। अब मोकल के बाद मोकल के संतान हुई जिसका नाम था कुंभा, नीचे आप सभी को दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोकल के जो संतान हुई उसका नाम क्या था, कुंभा, ठीक है। अब जब कुंभा को पुराना अपना हिस्ट्री जब मालूम हुआ कि यार इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, तो कुंभा ने क्या किया कि रणमल को मेवाड़ से निकालने की कोशिश की कि इसको यहाँ से भगाया जाए कैसे ना कैसे करके। तो कुंभा ने इसको निकालने के लिए, रणमल को निकालने के लिए क्या योजना बनाई, यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्त्री का स्टोरी भी है जो ऐड हो जाता है। यहाँ अब नाम आता है किसका, भारमली का। कौन, भारमली। भारमली जो कि रणमल की प्रेमिका थी, ठीक है ना, और इधर कुंभा के साथ भी थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन थे। तो हुआ यूं कि रणमल चाहता था कि कुंभा को विष देकर के मार दिया जाए। तो भारमली को इस बात का पता चला कि ये जो रणमल है ये षड्यंत्र कर रहा है, इस तरीके की राजनीति कर रहा है। तो भारमली दोनों की हितैषी थी, इधर कुंभा के साथ भी इसके कनेक्शन थे, मैंने आपको बताया जैसे कि संबंध थे मतलब, ठीक है। तो भारमली ने जाकर के ये सब बात कुंभा को बताई कि इस तरीके से रणमल आपको मारने की साजिश कर रहा है। तब कुंभा ने भी ये कहा कि आपको जैसा उचित लगे, कि अगर आप रणमल के कहने पर मुझे विष देना चाहो तो मुझे दे सकते हो, वरना वो तो बुजुर्ग हो चुका है, आपको अगर मुझ में कुछ इंटरेस्ट हो तो आप यही काम विपरीत कर सकते हैं। मतलब उन्होंने मुझे विष देने के लिए भेजा, लेकिन अगर आपको मैं ये काम करने के लिए बोलूँ तो आप रणमल को विष दे दीजिए। तो भारमली ने कुंभा के कहने पर रणमल को क्या दिया, विष दे दिया, और रणमल की क्या हो गई, हत्या हो गई। और रणमल का पुत्र कौन था, रणमल का पुत्र है दोस्तों जोधा। तो इस तरीके से अपने को ये कंसेप्ट याद रखना है ना। तो ये अब अपने बात करते हैं किसकी, जोधा की। और तो ये इनका आपसी जो मेवाड़ और मारवाड़ का यहाँ पर क्या हुआ कि इनका आपस में द्वेष पैदा हो गया, आपस में इनकी झगड़ा शुरू हो गया इनका। उस झगड़े को समाप्त करने के लिए हंसाबाई ने क्या किया, एक संधि करवाई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। तो हंसाबाई ने जो संधि करवाई उस संधि का मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। देखिए हुआ क्या कि आवल बावल की संधि, जिसको नाम दिया गया आवल बावल की संधि, ठीक है। आवल बावल की संधि के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो किस किस के मध्य हुई, तो देखिए आवल बावल की संधि सबसे पहले करवाई किसने थी, तो ये लिखेंगे हमने यहाँ पर हंसाबाई ने आवल बावल की संधि करवाई,
ठीक है। किस किस के मध्य हुई, तो ये याद रखेंगे हम, कुंभा और जोधा के मध्य। मेवाड़ से तो कौन, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, मेवाड़ और वर्सेस मारवाड़, ठीक है। और मेवाड़ में कौन थे, कुंभा, और मारवाड़ में कौन थे उस समय, जोधा, इन दोनों के मध्य। और ये संधि करवाने के बाद क्या हुआ था कि जोधा की पुत्री, यानी इस संधि को पूरा एकदम कन्फर्म करने के लिए, एक बेस तैयार करने के लिए हंसाबाई ने क्या किया कि जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवरी, क्या नाम था, श्रृंगार कंवरी, ठीक है। और इस श्रृंगार कंवरी की शादी करवा दी गई किसके साथ, प्लस लिख रहा हूँ, मतलब शादी करवा दी गई थी कुंभा के पुत्र रायमल से, कुंभा के पुत्र रायमल से। तो एक तो संधि भी हो गई यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए गए इन दोनों के मध्य, जिससे कि क्या हो कि ये संधि क्या हो जाए और मजबूत हो जाए, ठीक है। आवल बावल की संधि इसलिए है कि ये जो अपने यहाँ एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से छायांकित कर रहा हूँ। ये एरिया जो है ये है सोजत पाली, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं सोजत, और सोजत कहाँ है, पाली। जहाँ पर आप मेहंदी की बात करें अगर, सोजत जो एरिया है, इससे ऊपर का जो भाग है, इससे ऊपर का जो भाग है ये हो गया अपना बावल, और इस लाइन के नीचे का जो भाग लिख रहा हूँ मैं ये हो गया आवल, ठीक है ना। ऐसी मान्यता है, बताया जाता है कि आवल मतलब आंवले के पेड़ और बावल मतलब बावली के पेड़, ठीक है। तो ये आवल बावल की संधि करवाने के बाद, यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद कहीं जाकर के कुछ इस झगड़े से निजात मिल पाई। इतना कंसेप्ट अगर आप एक दिन के लिए आज इस क्लास के अंदर अगर आप याद रख सकते हैं तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से चेक कर लीजिएगा, मारवाड़ में राठौड़ राष्ट्रकूट से लिया गया है, इनकी कुलदेवी नागनेची माता है। और मुहणोत नैन्सी के अनुसार जयचंद गहड़वाल, मुहणोत नैन्सी के अनुसार जयचंद गहड़वाल के पुत्र राव सिंहा, और राव सिंहा के ही वंशज हैं ये सब। राव सिंहा, बिरमदेव, चूड़ा, कान्हा, रणमल, जोधा, सातल, सूजा, गंगा, मालदेव, चंद्रसेन इत्यादि की हम बात आगे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ था कि राव सिंहा जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ अचानक मुस्लिम आक्रमण होता है, और राव सिंहा इन मुस्लिमों के साथ युद्ध करते हैं और इन्हें हरा देते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लोगों ने देखा कि क्यों ना यह व्यक्ति यहीं निवास करे, यहीं रहे, तो हमारा भी हमें भी एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाएगी, और यहाँ पर जो उत्पात हो रहा है उससे भी हमें निजात मिल जाएगी। तो यहाँ जो युद्ध हुआ था वो धोला चितेरा नामक स्थान पर हुआ, पालिका ग्राम पाली में, और युद्ध का नाम लाखा झंवर, ठीक है। आगे की बात करें तो इनके वंशजों के नाम, शासकों के नाम में लिखे हैं सिंहा, बिरमदेव, चूड़ा, कान्हा, रणमल, जोधा, सातल, सूजा, गंगा और मालदेव, इतना लिखा। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि बिरमदेव के पुत्र चूड़ा, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि चूड़ा के पिता कौन थे, बिरमदेव, ठीक है। अब चूड़ा के दो संतानें थी, कान्हा और रणमल। अब कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इस वजह से रणमल क्या हुआ, नाराज हो गया, वह अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के मेवाड़ में चला गया। और मेवाड़ में उस समय कौन थे, राणा लाखा थे, और राणा लाखा ने एक कमेंट पास कर दिया कि हमारे लिए इस उम्र में कौन नारियल लेकर के आया है। इसी बात से रणमल ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मैं ये नारियल आपके लिए लेकर के ले आया हूँ तो ऐसा भी हो सकता है, और शर्त ये होगी कि आप दोनों से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। उक्त कथन को सुनने के बाद चूड़ा, जो कि लाखा के पुत्र थे, उन्होंने भी ये कहा कि अगर पिताजी की यही इच्छा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उत्तराधिकारी पद के लिए या इस गद्दी के लिए कभी भी मतलब प्रस्ताव नहीं करूँगा। तो इसलिए चूड़ा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। ध्यान दीजिए, ये चूड़ा मारवाड़ में है और ये जो चूड़ा है ये मेवाड़ के हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको ये याद रखना है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आगे की अगर मैं बात करूं तो लाखा और हंसाबाई की शादी हो जाती है सशर्त, और इनकी जो संतान होती है मोकल, वह गद्दी पर बैठता है, और मोकल का संरक्षक होता है कौन, रणमल। और रणमल की जो अपने यूँ कह सकते हैं प्रेमिका, जिसका नाम क्या है, भारमली। अब भारमली का कनेक्शन इधर रणमल के साथ भी है और उधर कुंभा के साथ भी है। रणमल एक साजिश करता है, एक षड्यंत्र करता है कि भारमली के थ्रू हम कुंभा को क्या कर दें, जहर दे दें। लेकिन यही बात कुंभा ने जब वापस की तो भारमली ने कुंभा के कहने पर किसको जहर दे दिया, विष दे दिया रणमल को, और रणमल की क्या हो गई, हत्या हो गई। और रणमल का पुत्र जोधा जो है वो मारवाड़ की तरफ भागा। उस समय मारवाड़ की तरफ भागा, तो उसकी स्टोरी में मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ आगे जाते ही उसे शासन मिल गया था या वहाँ भी उसके कुछ दिक्कत आ गई थी, वहाँ भी उसकी थोड़ी दिक्कतें आई थी, तो तुरंत मारवाड़ में न जा करके थोड़ा साइड में उन्होंने शरण ली थी। वो हम आगे के इतिहास में बात करने वाले हैं। फिर क्या हुआ था कि इस झगड़े को देखते हुए हंसाबाई ने क्या किया
कि एक संधि करवाने का फैसला किया, जिस संधि का नाम आवल बावल की संधि। आवल मतलब आंवले के पेड़ और बावल मतलब बावली के पेड़। सोजत पाली में एक सीमा का निर्धारित किया गया कि इससे ऊपर का भाग जो है वो मारवाड़ का है और इससे नीचे का भाग मेवाड़ का है। और उसके बाद की अगर बात करें तो कुंभा और जोधा के मध्य हुई, और इस संधि को मजबूत करने के लिए कुंभा के पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार कौरी की शादी करवा करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मेन मकसद यही था इनका कि ये जो संधि है ये और मजबूत कर दी जा सके। क्लियर है सभी को? तो आगे की बात करें अगर हम, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से कंठस्थ कर लिया होगा। तो यहाँ तक हमने जोधा तक की बात कर ली है दोस्तों। जोधा के पुत्र बीका, जोधा के पुत्र बीका जिन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। और जोधा के बारे में अगर हम बात करें तो जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और जोधपुर शहर बसाया। इस इतनी सी बात को आपने सिर्फ याद रखना है। जोधा के लिए मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से देखेंगे सभी। यहाँ लिखा है मैंने क्या, जोधा। 1459 में इन्होंने क्या किया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या किया, निर्माण। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था, जोधा ने करवाया था। और अगर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग, और उसके बाद में यहाँ लिख सकते हैं जोधपुर शहर बसाया, जोधपुर बसाया, जोधपुर बसाया, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र बीका, इन्हीं के पुत्र बीका ने बिना किसी लालच के सिर्फ ये कहा था कि पिताजी मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नए शासन की स्थापना करूँगा। हालांकि ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि एक दिन दरबार लगा हुआ था, तो दरबार में बीका अपने चाचा के साथ बातें कर रहे थे, तो जोधा ने एक कमेंट पास किया कि क्या कोई नए साम्राज्य की स्थापना करने की चर्चा हो रही है आप दोनों के बीच में। इस बात को सुनकर बीका ने तुरंत वहाँ से कहा, ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं किसी नए साम्राज्य नए स्थान पर अपने वंश की नींव डालूंगा। तभी वहाँ से बीका जो है दरबार से चले जाते हैं। तो बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की क्या की, नींव रखी, स्थापना की, ठीक है ना, राठौड़ वंश की स्थापना, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम आगे की बात करते हैं ना, तो एक छोटी सी बात इसमें ऐड और कर लीजिएगा कि जोधा और हड़बू के मध्य, ये हम लोक देवता जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ सकते हैं, अभी मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ। हड़बू, ठीक है, लोक देवता हड़बू ने जोधा को, हड़बू ने जोधा को क्या दिया, एक तो दिया मंडोर जोधपुर यानी मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया, मंडोर विजय का आशीर्वाद, प्लस कटार दी, एक कटार भेंट दी, प्लस कुछ मूंग के दाने दिए, मूंग के दाने या कुछ मूंग दिए, जो कि पहले शुभ माने जाते थे इस तरीके से गिफ्ट में देना, भेंट करना। हड़बू ने इतना कुछ इनको दिया जोधा को, तो जोधा ने भी वापस क्या किया, हड़बू को बेंगटी की जागीर दी। बेंगटी जो कि फलोदी जोधपुर में है, बेंगटी की जागीर जो है वो भेंट में दी, बेंगटी की जागीर भेंट में दी। तो ये हड़बू का और जोधा का थोड़ा सा कंसेप्ट था, वो मैंने आपको यहाँ पर बीच में ऐड करके बता दिया है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो जोधा के बाद हम बात करें सातल, सूजा, गांगा और मालदेव, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सातल, सूजा, गांगा और मालदेव। तो सातल की जब बात करेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सातल के टाइम में क्या हुआ था, सातल नाम के साथ ही आपको याद रखना है घुड़ले खां। क्या याद रखेंगे आप, घुड़ले खां याद रखेंगे। ये मैं एक कच्चा चित्र बना रहा हूँ, इस तरीके से आप भी उसमें अपने नोट्स जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मान लो इस तरीके से अपनी आकृति राजस्थान की। यहाँ जब मारवाड़ में कौन शासन कर रहे हैं, सातल। यहीं अजमेर की बात है, अजमेर में उस समय हाकिम मल्लू खां, कौन थे, हाकिम मल्लू खां। और हाकिम मल्लू खां का सेनापति
हाकिम मल्लू खां का सेनापति जिसका नाम था गुडले खां। क्या नाम था? गुडले खां। याद रह जाएगा ये नाम, ठीक है। मारवाड़ में ये अपना है मारवाड़ जोधपुर, यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ जोधपुर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, अजमेर, ठीक है। तो हाकिम मल्लू खां का शासन था यहाँ अजमेर में, और हाकिम मल्लू खां का सेनापति गुडले खां। और गुडले खां को जब इस तरफ भेजा गया जोधपुर की तरफ, मारवाड़ की तरफ, तो ऐसा एक स्टोरी है, एक किंवदंती है, कहानी है क्या, कि मारवाड़ में कुछ महिलाएं, कुछ बालिकाएं, कुछ स्त्रियां इस तालाब के किनारे पानी लेने के लिए या नहाने के लिए या जैसे भी वहाँ थी। तो ये गुडले खां हैं जो इसने क्या किया कि अपनी नियति को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए जितनी भी महिलाएं थी उन सब महिलाओं को इन्होंने क्या किया, कैद कर लिया और ये अपने साथ ले गया। कौन? गुडले खां, ठीक है। यहाँ पर जो भी महिलाएं थी मारवाड़ एरिया में उन सभी को कैद करके अपने साथ ले गया गुडले खां। जब इस बात का पता चला किसको, सातल को, मारवाड़ के शासक को, कि महाराज अपने एरिया में ऐसे ऐसे करके ऐसी बात हो गई है, तो सातल ने तुरंत प्रभाव से सेना तैयार की और सातल यहाँ से चल पड़े। कहाँ? किसके पास? गुडले खां के पास। और गुडले खां के साथ क्या किया? युद्ध किया, ठीक है। इस युद्ध में गुडले खां का सिर जो है, इसका सिर छिद्रित कर दिया था इन्होंने, सिर छिद्रित कर दिया। किसका सिर? गुडले खां का सिर किसने छिद्रित कर दिया? सातल ने। और गुडले खां की इस युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस युद्ध में सातल भी कुछ घायल हो जाते हैं, लेकिन गुडले खां का सिर छिद्रित कर दिया और गुडले खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब गुडले खां की पुत्री, गुडले खां की पुत्री जिसका नाम था गिंदोली, गुडले खां की पुत्री गिंदोली। अब ये पुत्री इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखिएगा, हमें केवल वही टॉपिक पढ़ना है, वही लाइनें पढ़नी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुडले खां की पुत्री गिंदोली जब सातल वापस आ रहे थे इस युद्ध को या इन महिलाओं को छुड़ाने के बाद, इनको साथ लेकर के जब आ रहे, तो ये इनकी जो पुत्री थी गुडले खां की, इनको भी ये साथ लेकर के आ गए। कहाँ पर? गिंदोली को भी साथ लेकर के आ गए। कहाँ पर? मारवाड़ में, ठीक है। पुत्री गिंदोली को मारवाड़ अपने साथ ले आए, अपने साथ लाए। कौन लाए? सातल, ठीक है। हालांकि सातल अच्छे शासक थे, इनकी कोई ऐसी बुरी कल्पना नहीं थी जैसी कि गुडले खां की थी, ठीक है ना। ये इनको साथ ले आए और फिर क्या हुआ कि गिंदोली ने एक इच्छा जाहिर की, गिंदोली ने एक इच्छा जाहिर की कि महाराज मैं और कुछ नहीं चाहती, बस आप मारवाड़ के अंदर मेरे पिताजी के नाम से एक त्यौहार चला दीजिए जिसका नाम है गुडला त्यौहार, ठीक है। तो सातल ने क्या किया? गुडला त्यौहार शुरू किया, मतलब, ठीक है ना, मारवाड़ में। किसके कहने पर? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गिंदोली के कहने पर, गिंदोली के कहने पर। अब आपको पता होना चाहिए गिंदोली किसकी पुत्री है? गुडले खां की पुत्री है। तो आपको सिर्फ सातल की जब स्टोरी याद करनी है ना, सातल, तो सातल के साथ आप एक नाम जोड़ दीजिएगा, क्या? गुडले खां। सातल और गुडले खां की ये स्टोरी आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। कैसे? कि गुडले खां था जो कि मारवाड़ की तरफ गया, वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ थी, उनको ये किडनैप करके ले आया। उन्हीं को छुड़ाने के लिए सातल जो है पूरी सेना लेकर के गए, युद्ध किया इनके साथ, इनका सिर छिद्रित किया, इनकी मृत्यु हो जाती है गुडले खां की। इनकी पुत्री गिंदोली को अपने साथ लेकर के मारवाड़ आ जाते हैं और मारवाड़ में उनको बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है। और उसी गिंदोली के कहने पर सातल ने मारवाड़ में गुडला त्यौहार की शुरुआत की। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आज मारवाड़ में गुडला त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्लियर है सभी को? उसके बाद बात करें सूजा, गांगा और मालदेव। तो दोस्तों सूजा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या हो जाता है कि सूजा के टाइम में क्या हुआ कि जिन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी, वह अपने राज चिन्ह, अपनी तलवार, अपना कुछ सिस्टम जो आइटम बचा हुआ था, जो कि जोधा को कह के गए थे कि पिताजी मैं जब कुछ समय बाद वापस आऊँगा साम्राज्य की स्थापना करने के बाद या शासन की स्थापना करने के बाद, तो मैं अपनी तलवार, राज्य चिन्ह ये यहाँ से लेकर के जाऊँगा, ठीक है।
तो जब बीका अपना राज्य चिन्ह और तलवार लेने आते हैं तो उस टाइम वहाँ मारवाड़ में कौन बैठे होते हैं? सूजा। ठीक है, तो सूजा ने क्या किया कि ये जो राज्य चिन्ह और तलवार वगैरह जो भी सामग्री थी वह देने के लिए मना कर दिया। कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई भी सामग्री अवेलेबल नहीं है, अगर है तो भी हम नहीं देंगे, मना कर दिया। तो बीका को सूजा के साथ क्या करना पड़ा? लड़ाई करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा युद्ध हम याद रखेंगे, सूजा वर्सेस बीका। ठीक है, तो सूजा वर्सेस बीका के बीच में झगड़ा होता है, जिसमें क्या होता है कि बीका की जीत होती है और सूजा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद क्या हुआ कि इनके बीच में एंट्री हो जाती है किसकी? जसमादे की। जसमादे, तो जसमादे ने क्या किया कि सूजा और बीका के बीच जसमादे ने क्या करवा दी? सुलह करवा दी, समझौता करवा दिया। और जो भी राज चिन्ह थे, जैसे कि एक तो राज चिन्ह है और तलवार, ये सब किसको दे दिए गए? राज चिन्ह है और तलवार, ये सब बीका को देना तय हुआ। और ये समझौता जो है यहाँ किसने करवाया? जसमादे ने ये समझौता करवाया। क्लियर है सभी को? इसके बाद बात करें हम गंगा की दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये गंगा की। अगर मैं बात करूँ तो छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि गंगा के समय में क्या हुआ था। देखिए, दिल्ली में उस समय शासक था कौन? दिल्ली में उस समय शासक था बाबर, और मेवाड़ में उस समय शासक थे कौन? राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के मध्य आप सभी को पता है जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, इसमें मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक कौन? गंगा और गंगा के पुत्र मालदेव। गंगा व मालदेव, मालदेव उस समय छोटे थे, तो गंगा और मालदेव दोनों ने इस युद्ध में क्या किया? भाग लिया। और गंगा ने युद्ध में जो प्रथम डंका बजाया जाता है वह डंका बजाया। गंगा ने क्या किया? युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध में क्या किया? एक डंका बजाया। इस तरीके से आप गंगा की स्टोरी याद रख सकते हैं। गंगा के लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी वह यही थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में, सांगा वर्सेस बाबर, जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, या मारवाड़ के किस शासक ने इस युद्ध में भाग लिया या सहयोग किया। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतने ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया राजस्थान का जीके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।